चीन ने बड़े पैमाने पर क्वारंटीन कैंप्स बनाए हैं उनकी जीरो कोविड पॉलिसी के रूप में, और वे निश्चित रूप से बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं, और शुरू करने से पहले मुझे बस इतना कहना है कि हम आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना यह शो नहीं बना सकते। क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो पर प्रति एपिसोड $1 की जरूरत है। हमारे पास एक लोकल्स पेज भी है। लोकल्स पर मासिक सदस्यता के साथ आप शो में मदद कर सकते हैं और विशेष सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। लिंक नीचे है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी है, और जब हम सभी जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस के बारे में हर तरह से झूठ बोला है। पार्टी कोविड को उनके शासन की वैधता के लिए खतरा मानती है, लेकिन अत्यधिक लॉकडाउन उपायों के कारण, जिसमें अक्सर बहुत अधिक हिंसा होती है, और चीनी टीके जो वास्तव में इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, चीनी लोग अभी भी वायरस की चपेट में हैं। है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की जीरो कोविड नीतियों के प्रति काफी संवेदनशील है। यही कारण है कि मैं अभी भी कोरोना वायरस को सीसीपी वायरस कहता हूं। और चीन में सीसीपी वायरस की एक नई लहर चल रही है, और यह कुछ बहुत ही बेतुकी स्थितियों का कारण बन रहा है। जैसे बीजिंग के निवासियों को शहर में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, या उस समय शंघाई डिज्नीलैंड में एक व्यक्ति को सीसीपी वायरस का पता चला था और उन्होंने पूरे पार्क को बंद कर दिया था, सभी के साथ अभी भी इसके अंदर। लेकिन कम से कम वे पृथ्वी पर सबसे खुश जगह में फंस गए थे। उन्हें कहाँ जाना है, अपने नाक के स्वाब की प्रतीक्षा करते हुए आतिशबाजी देखे। यह कोई मजाक नहीं है, वास्तव में ऐसा हुआ है। जाहिर है चीनी लोग इन लॉकडाउन नीतियों से बहुत खुश नहीं हैं। यहां देखिए पिछले साल लॉकडाउन में फंसी एक बुजुर्ग महिला का वीडियो। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। जैसे ये तब हुआ जब एक प्रांत लोगों को बाहर जाने दे रहा था, लेकिन पड़ोसी प्रांत लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि अगर उसे भारी शुल्क वाले लॉकडाउन का एक और दौर करना है तो लोग नाराज होने वाले हैं। इसलिए राज्य द्वारा संचालित मीडिया इस विचार को आगे बढ़ा रहा है कि शायद जो लोग महामारी रोकथाम नियमों को तोड़ते हैं और जनता को संक्रमित करते हैं, उन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए। एक चीनी वकील ने सीसीटीवी को बताया, महामारी की रोकथाम के नियमों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जो मौत की सजा का वारंट कर सकता है। अब वह सिर्फ एक वकील है जो सरकारी मीडिया से बात कर रहा है, न कि सरकार वास्तव में एक नीति की घोषणा कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग बहुत डरे हुए हैं, खासकर जब चीन निर्माण कर रहा है। मैं उन्हें क्या कहूं, संगरोध शिविर। और जब अधिकारियों ने बच्चों को वहां भेजना शुरू किया तो लोग विशेष रूप से घबरा गए। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। इसलिए चीन बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन कैंप बना रहा है, और ऐसा लगता है जैसे वे व्यस्त हो गए हैं। क्वारंटाइन पुलिस घर घर जाकर बीमार लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और संगरोध पुलिस वास्तव में इस बात की परवाह नहीं करती है कि आप क्या कर रहे थे इससे पहले कि वे आपको घसीटे। टीवी बंद करो। अरे मुझे अपना टीवी बंद करने दो। मुझे अपना दरवाजा बंद करने दो। मुझे अपना फोन लेना है। अरे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे अपना फोन लेना है। कथित तौर पर यह फुटेज हेलुंगजियांग प्रांत का है, जहां सैकड़ों को ट्रेनों में लादकर क्वारंटाइन कैंपों में ले जाया जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि शिविर स्वयं चिकित्सा सहायता के लिए सर्वोत्तम स्थान नहीं है, लेकिन कम से कम भोजन सेवा बहुत अच्छी लगती है। और लोगों को याद रखें इसका साम्यवाद, इसलिए सभी को अपना उचित हिस्सा देना होगा। 50-10 युआन $773 21 दिनों के अलगाव के लिए, जिसमें भोजन और आवास शामिल है। लेकिन यह वास्तव में बुरा हो गया जब लोगों ने बच्चों को संगरोध शिविरों में भेजे जाने पर ध्यान देना शुरू किया। कथित तौर पर यह फुटेज बीजिंग का है, जब प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनके माता पिता के बिना आधी रात को ले जाया गया था, क्योंकि स्कूल में एक बच्चे ने सकारात्मक परीक्षण किया था। यह बहुत सारे बच्चों की तरह दिखता है। अब इन वीडियो को सत्यापित करना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह की फुटेज जनता के सामने आए। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जब पार्टी बच्चों के लिए कुछ करती है, तभी चीनी लोग परेशान हो जाते हैं। सामान्य तौर पर चीनी लोगों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक तरह का समझौता किया है। वे पैसे कमाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के मौके के बदले में केंद्र सरकार या पार्टी की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वह समझौता समझ से बाहर होता है। 2017 में वापस
एक प्रतिष्ठित निजी किंडरगार्टन पर बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया और चीनी इंटरनेट भड़क गया। एक कक्षा में बच्चों को गोलियां खिलाई गईं, सुइयों से जकड़ा गया और नग्न होने के लिए मजबूर किया गया। गीज, क्या वह किंडरगार्टन था या क्वारंटाइन कैंप? कम्युनिस्ट पार्टी ने चीजों को छुपाने, चुप रहने की कोशिश की, लेकिन माता पिता के पास ये नहीं था। क्योंकि जब आप उनके एक कानूनी रूप से अनुमत बच्चे के लिए कुछ करते हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अब उन्हें 3 बच्चों की अनुमति है। माता पिता को लगेगा कि उनके पास कुछ अतिरिक्त है, लेकिन किसी तरह मुझे ऐसा नहीं लगता। और किसी तरह मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उनके माता पिता के बिना संगरोध शिविरों में ले जाना इतना अच्छा होगा। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जिसे मैं क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पेट्रो या लोकल्स पर सीसीपी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन करने वाले प्रशंसकों को बुलाता हूँ। आज का सवाल लोगन ऑन पैट्रियन से आता है। इतिहास का प्रश्न मिला। हम सभी जानते हैं कि सीसीपी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों से लड़ने के बारे में बात करना पसंद करती है, लेकिन क्या राष्ट्रवादियों को माओ और उनके घुंगफई से ज्यादा नुकसान हुआ? एक उत्कृष्ट प्रश्न लोगान। तो हाँ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उन सभी चीजों के बारे में बात करना पसंद करती है जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों से लड़ने के लिए की थी, या जैसा कि वे इसे जापानी आक्रमण का विरोध करने के लिए युद्ध कहते हैं। पार्टी सबसे अधिक विद्वान, अतिशीर्ष जापानी विरोधी प्रचार टीवी शो और फिल्मों में उनके प्रयासों को अमर करती है, लेकिन वास्तविक युद्ध में माओ की कम्युनिस्ट ताकतों ने वास्तव में ज्यादा तक कुछ नहीं किया। वास्तव में जापानी आक्रमण ने कम्युनिस्ट पार्टी को बचा लिया। चांग आई शेक की राष्ट्रवादी ताकतों ने कम्युनिस्टों का लगभग सफाया कर दिया था। माओ की संख्या लॉन्ग मार्च के बाद तबाह हो गई थी, मूल रूप से चियांग की सेना से पीछे हटना। लेकिन इससे पहले कि चियांग माओ की सेना का सफाया कर पाता, जापानियों ने आक्रमण कर दिया और उसे माओ के साथ युद्ध विराम करना पड़ा। और जब राष्ट्रवादी ताकतों ने जापानियों से लड़ाई लड़ी, तो माओ की सेना ने अपनी संख्या बढ़ा दी। वास्तव में जापानी और चीनी सेनाओं के बीच लगभग 40,000 झड़पों में से केवल 200 सीसीपी या 0.5% द्वारा लड़ी गई थी। जनवरी 1940 में झू एनलाई ने जोसेफ स्टालिन को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया था कि 1939 की गर्मियों में जापानियों से लड़ते हुए 1 मिलियन से अधिक चीनी मारे गए थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनमें से केवल 3% ही सीसीपी बल थे। सीसीपी के अपने अनुमानों के मुताबिक उसने 30,000 सैनिकों के साथ युद्ध शुरू किया। विजय दिवस तक इसकी कमान के तहत 1.2 मिलियन नियमित सैनिक और लगभग 2.6 मिलियन से 3 मिलियन मिलिशिया थे। और एक बार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद माओ की बहुचर्चित कम्युनिस्ट छापामार सेना ने चांग की शेष सेना को कुचल दिया। इसलिए चांग को ताइवान भागना पड़ा, जिसे चीन ने आज तक जीतने की कसम खाई है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद लोगान। और इस शो का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, चाहे वह इस वीडियो को पसंद करने, सदस्यता लेने या साझा करने जितना आसान हो, या क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो पर हमारा समर्थन करें, या सदस्यता मंच लोकल्स। आपको प्रत्येक पर अलग अलग अनुलाभ मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।